अर्थशास्त्र के गणितज्ञ के तौर पर, क्योंकि वित्त मंत्री इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस भरपाई को आप कैसे पूरा कर पा रहे हैं? 2000 करोड़ रुपए हम मध्य प्रदेश को अतिरिक्त दे रहे हैं। ये कहानी बहुत लोगों को पता भी नहीं है शायद। मुझे तुरंत याद आया, मैं तो यही इस्तीफा दिया था। नमस्कार, मैं हूँ आशीष तिवारी और प्रश्नकाल में आज हमारे साथ एक बेहद ही खास शख्सियत मौजूद हैं। राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर ओम प्रकाश चौधरी, जिन्हें लोग ओपी चौधरी भी कहकर पुकारते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बातचीत में मंत्री जी। धन्यवाद आशीष जी, आपके सभी दर्शकों को मोर तरफ से जय जोहार है। पहले तो जिस बंगले में हम बातचीत का दौर शुरू कर रहे हैं, इस बंगले से एक याद भी जुड़ी हुई है। 2018 में आपने इस बंगले पर आकर, तब शायद चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर रहते थे, यहीं आकर आपने यहाँ के कार्यालय के कंप्यूटर से एक प्रिंट आउट निकाला जो आपका इस्तीफा था। तो एक बड़ा टर्न आउट आपकी लाइफ में भी हुआ, करियर में भी हुआ। अब बतौर मंत्री इस बंगले पे रह रहे हैं। अब ये कहानी बहुत लोगों को पता भी नहीं है शायद। हाँ, ये तो ईश्वर की कृपा है, विधाता का विधि है कि वो उस दिन भी अचानक ऐसा सिचुएशन बना जब डिसाइडेड हो गया कि इस्तीफा मुझे देना है और तो उसको गोपनीय भी रखना था। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला गया, चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा और इधर उधर सब तरफ से, कि वो रिजाइन कर रहा है और बाहर नहीं आना चाहिए। तो चीफ सेक्रेटरी अजय सिंह साहब थे और इसी घर पे रहते थे। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा मुझे कि ये गोपनीय कैसे रहेगा, अगर कहीं भी मंत्रालय में या कहीं भी टाइप करने बोलूँगा तो कोई ना कोई इधर उधर बता ही देगा, बड़ा रिस्की है। तो उन्होंने अपने तरीके से जो बोला, तुम घर में आ जाओ, यहीं पे मैं ड्राफ्ट करवा रहा हूँ। तो फिर मैं घर पे आया, जो अंदर वाला चेम्बर है जिसमें लोगों से मिलता हूँ, अंदर वाला जो रूम है, उस पर उन्होंने टाइप करके रखा, तो वहीं से प्रिंट आउट निकाले। अच्छा, टाइपिंग पहले हो चुकी थी। हाँ, उन्होंने किया हुआ था, ड्राफ्ट बनवाया हुआ। तो जहन में ये ख्याल उमड़ते होंगे बार बार। और जब घर का अलॉटमेंट हो रहा था तो ऐसे ही रेंडमली ही मुझे घर अलॉट हुआ। आपकी चॉइस नहीं थी? ऐसा कुछ मैं नहीं बोला था कि यही घर चाहिए टाइप से, बट इस घर को और किसी ने मांगा भी नहीं था, किसी भी मंत्री महोदयों ने कि मांगा भी नहीं था। तो वो एक्सेप्शनली, मतलब रैंडमली ऐसे ही मुझे अलॉट हुआ। जब मैं आकर देखा कौन सा वाला घर है, तो जब मैं गया तो मुझे तुरंत याद आया, मैं तो यही इस्तीफा दिया था। तो ईश्वर का, कुदरत की कृपा है। खैर, मुद्दों पर आते हैं। जीएसटी रिफॉर्म पर देश में चर्चा चल रही है और एक मेजर रिफॉर्म हुआ है। स्लैब घटाया गया 5% और 18%। केवल 2 ही स्लैब अब देश में एग्जिस्ट हैं। सवाल इसलिए भी आपसे क्योंकि आप जीएसटी काउंसिल में फ्रिक्वेंटली जाते हैं और आप बड़ी बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं। कितना मेजर रिफॉर्म है ये, और ज़मीन पर इसका असर जो सोच कर लाया गया है वो इम्प्लीमेंट होता दिख रहा है? नरेंद्र मोदी जी अपने रिवॉल्यूशनरी डिसीजंस, क्रांतिकारी निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। पहले उन्होंने इनकम टैक्स पे 12 लाख का एकाएक छूट की सीमा को बढ़ाई। अभी भी मुझे याद है, उस दिन अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे टीवी में, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो बोल रहे थे कि अगर भारत सरकार कुछ करना चाहती है बजट में तो इनकम टैक्स के छूट की सीमा को 10 लाख करके दिखाए। ऐसा चैलेंज दे रहे थे और किसी ने सोचा भी नहीं था इस तरह के लोगों ने, और मोदी जी ने सीधा 12 लाख तक छूट की सीमा दी। इसी तरह से अभी जीएसटी में जो ये रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी 2.0, ये जीएसटी लागू करने को मैं सबसे बड़ा रिफॉर्म मानता हूँ जो 2017 में नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे। उसके बाद आज़ाद भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स पर रिफॉर्म है, मैं ये मानता हूँ। और इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर को ही चेंज किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, रेट भी रेशनलाइज करके कम किए गए। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में मैं कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट करता रहा, जो एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाती है भारत सरकार। तो उसमें मतलब लगातार इस पे 1.5 साल से काम चल रहा था, ये भी मैं बताना चाहूँगा। और नहीं, घोषित ही था रेट रेशनलाइजेशन, बट ऐसा कोई स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं था कि दो स्लैब ही होंगे कि क्या होंगे। बट उसमें रेट रेशनलाइजेशन और रेट कमी करनी चाहिए करके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑलरेडी बना हुआ था, वो ऑफिशियली घोषित तौर पे बना हुआ था। और उसमें अलग अलग आइटम्स पे हम चर्चा होती थी वहाँ पर, कि आम रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, इस तरह की चीज़ें एक बड़ी कैटेगरी बनाई गई थी ताकि गरीब आदमी को, आम जनता को सीधा राहत मिल सके। किसानों के लिए एक बड़ी कैटेगरी गई थी कि ट्रैक्टर, फर्टिलाइज़र, इस तरह की चीज़ें जिससे खेती से जो सीधा जुड़ी रहती हैं।
तीसरा मिडिल क्लास के एस्पिरेशन से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे आजकल हमारे देश में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पीपीएल आदमी एपीएल में आ रहा है, एपीएल आदमी लोअर मिडिल क्लास में आ रहा है, लोअर मिडिल क्लास का आदमी मिडिल क्लास में पहुंच रहा है, मिडिल क्लास का आदमी अपर मिडिल क्लास में पहुंच रहा है। तो जैसे व्यक्ति धीरे धीरे अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है तो एक एस्पिरेशन होती है उसके मन में भी कि भाई मैं भी एसी खरीदूँ, मैं भी फ्लैट वाला टीवी खरीदूँ। तो इस तरह की एक बड़ी कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें 28% से 18% किया गया। तो चौथा मतलब इकॉनमी को रफ्तार देने के लिए, ये युवाओं के लिए ज़्यादा जॉब क्रिएट होने की जहाँ संभावना लगती है, जिसको इकोनॉमी के एंगल से लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, जैसे टेक्सटाइल का सेक्टर है, उस तरह की चीज़ों में भी टैक्स तेज़ी से घटाने की बात कही गई थी, ताकि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर हो या अन्य लेबर इंटेंसिव सेक्टर हो, वो पूरी दुनिया में कॉम्पिटिटिव बन सकें, भारत के सामान दुनिया भर में जा सकें और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सके। इस तरह के भी कैटेगरी थी। तो इस तरह के बहुत ही मेजर इंटेंसिव वर्किंग हुई और नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से सीधा ऐलान किया और देश को इतना बड़ा उपहार दिया। आज 2 स्लैब हो गए हैं, अनेक वस्तुओं पर 12% से 5%, 5% से 0%, अनेक पर 12% से ही 0%, 28 से 18%, ज़बरदस्त तरीके से रेट में कमी की गई है। और जैसे हम लोग ग्राउंड पे भी उतरे, बाज़ारों में गए, व्यापारियों से मिले, तो उन साथियों ने भी, व्यापारी साथियों ने भी बताया कि जैसे बेबी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पे बता रहे थे कि इस पर मेजर कम हुआ है, इस पर मेजर कम हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का रिफॉर्म है। इससे निश्चित रूप से आम जनता को राहत मिलेगी, उसके जेब में पैसा ज़्यादा बचेगा, ज़्यादा उसकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। खैर, अब छत्तीसगढ़ के इश्यूज़ पर लौटते हैं कि जिस तरीके से जब बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार में काबिज हुई, एक चुनौती थी, आर्थिक तंत्र बिगड़ा हुआ था, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत इस वक्त राज्य में महसूस की जा रही थी, कर्ज की सीमा पार हो चुकी थी, बड़े बड़े वादों के साथ आप लोग छत्तीसगढ़ में आए थे। लगता है कि इन 2 सालों में लगभग 2 साल तो हो ही गए हैं, दिसंबर में 2 साल आपकी सरकार को पूरे हो जाएंगे। आर्थिक चुनौतियां जो सरकार के सामने थी वो अब खत्म हो चुकी हैं या अब भी एक बर्डन सरकार के हिस्से है? चूंकि आप वित्त मंत्री हैं, सारा बोझ बाकी मंत्रियों पर तो बाद में आएगा, पहले आप पर आएगा। सरकार में तो सामूहिक निर्णय का सिद्धांत होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में हम सभी महत्वपूर्ण वित्तीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण विषय रहते हैं उसको कैबिनेट में प्रस्तुत करते हैं। तो कैबिनेट में सभी लोगों की सामूहिकता के साथ निर्णय किया जाता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये मैं कहूँगा, क्योंकि मोदी की गारंटी में हमने छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए थे। तो उसमें मैं 4 ही चीज़ का जिक्र करूँगा, बाकी तो और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे महतारी वंदन योजना है, उसमें 8,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का हमको अतिरिक्त व्यवहार हुआ। भूपेश बघेल जी की सरकार जब थी तो उस समय खर्चा नहीं था, नया खर्चा जुड़ा। मैं नए खर्चे जुड़े उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो है आवास उन्होंने बंद कर रखा था, 18 लाख गरीबों को आवास देना। 18 लाख गरीबों को आवास देने के लिए 40% जो स्टेट का शेयर हमको देना था, उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। जो धान खरीदी में 2600 को 3100 किया गया, ऐसा नहीं है। उस समय में एमएसपी 2200 थी, तो अंतर की राशि जो 400 थी वो 900 की गई। इस नज़रिए से उसको देखने की ज़रूरत है। अर्थात अंतर की राशि जो भुगतान किया जाता था वो दुगने से भी ज़्यादा हुआ। इसके अलावा धान की जो क्वांटिटी खरीदी करनी है वो 15 क्विंटल से 21 क्विंटल हुआ। सीधा धान की क्वांटिटी पे 40% का जंप हुआ। और जितना मिलिंग होता है पर क्विंटल पर 400 रुपये का लगभग लॉस आ जाता है। तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो प्रति वर्ष का धान खरीदी में 3100 करने से और 21 क्विंटल करने से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यवहार हर साल का बढ़ा है। इसके अलावा 2 साल का बोनस 3,716 करोड़ रुपए। इन्हीं 4 चीज़ों की मैं गणना करूँ तो 8, 10, 18 और 10, 28 और 4, 32,000 करोड़ के लगभग हो जाता है। तो प्रति वर्ष 32,000 करोड़ का व्यवहार सीधा 4 गारंटियों से बढ़ा। इसके बावजूद हमने तय किया
कि भाई हम ज्ञान के कल्याण के लिए सारा काम करेंगे, गरीब युवा अन्नदाता नारी, लेकिन इसके लिए रणनीति, ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, नारी के लिए, सब किसानों के लिए सब चलती रहे, उसके लिए ज़रूरी है तीव्र आर्थिक विकास। और तीव्र आर्थिक विकास जब होगा तभी आपको रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है, और रेवेन्यू कलेक्शन होगा तभी इन वर्गों के कल्याणकारी योजनाएं चल सकती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन सारे वादों को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है, उस बीच में गति का कॉन्सेप्ट के साथ हम सेकेंड बजट में आए, गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि जब तक इकोनॉमी को इस रणनीति के माध्यम से हम रफ्तार नहीं देंगे तो हमारी ये जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो चल नहीं सकती। इसलिए हमको ज़रूरी था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता रहे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होता रहे। इसके लिए सड़क का काम, पुल का काम, मेडिकल कॉलेज का काम, नर्सिंग कॉलेज का काम, फिजियोथेरेपी कॉलेज का काम, ये सब भी बहुत तेज़ी से चले। इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेज़ी से हो। आजकल इंडस्ट्रीज़ को लाना, स्टेट्स के बीच कंपटीशन हो गया है, इंडस्ट्रीज़ के बीच कंपटीशन नहीं रहा। तो एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना ताकि इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएँ, अपना इन्वेस्टमेंट करें और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंश्योर करना, साथ ही भर्तियों की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना, ये सारी चुनौतियों को एक साथ करने के लिए मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। और उसको मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हम सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। आज मैं बताना चाहूँगा कि जीएसटी का जो पिछले साल का ग्रोथ रेट था पूरे देश में हमारा टॉप ही थे, हम नंबर 1 थे। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट आया। पंजीयन में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने बहुत तेजी से रिफॉर्म किया है। एक्साइज में जो गड़बड़ियाँ कांग्रेस के ज़माने में होती थी वो सबसे मुक्ति मिली, उसके कारण उसमें ग्रोथ हुआ। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ हुई। दूसरा, जहाँ जहाँ गलत चीज़ें हो रही थी उसको भी रोकने की पूरी कोशिश की गई है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बड़ा उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो पेंशन की बात है। मध्य प्रदेश से जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो पेंशन जो उस समय के कर्मचारी थे उन पर जो पेंशन व्यय भार था वो दोनों स्टेट के बीच बंटना था। तो उसमें 26% और 74% का फार्मूला तय हुआ। 26% हमारा छत्तीसगढ़ पेमेंट करता हर साल करता है। तो उसके पूरे एम्प्लॉई डेटा को हमने 6-8 महीना वित्त विभाग में हमारे पेंशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टरेट के अधिकारी हैं और सेक्रेटरी हैं हमारे वित्त विभाग के, उन सब ने बड़ा जोरदार मेहनत किया, पूरे सिस्टम को डिजिटाइज करने का काम किया और उससे ट्रैक होके निकल के आया कि 2000 करोड़ रुपए हम मध्य प्रदेश को अतिरिक्त दे रहे थे साल दर साल। पहले कुछ कम रहा होगा, अभी बढ़ गया होगा। तो लगभग हर साल का आज की तारीख में 2000 करोड़ रुपये अतिरिक्त दे रहे थे, तो सीधे 2000 करोड़ रुपये की बचत हुई। ऐसे जहाँ जहाँ जो बेस्ट किया जा सकता था, इसलिए है स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस, भारत सरकार से रिफॉर्म्स अगर आप लागू करते हैं तो एक स्पेशल इंसेंटिव मिलता है। उसके तहत हम 6200 करोड़ रुपये लाने में सफल रहे। पूरे देश में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में से हम महत्वपूर्ण स्टेट्स में से रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ा करके वित्तीय व्यवस्था को संभालने की कोशिश की गई। सारे वादे भी पूरे किए गए और विकास के काम जो हैं उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है, भर्तियों के काम को भी आगे। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र का सामान्य ज्ञान जो है वो आम जनता नहीं समझती है। ये जो 32,000-35,000 करोड़ का एक बर्डन आप लोगों के हिस्से आया, तो ठीक है, इकोनॉमी आपने बढ़ाई है जीएसटी कलेक्शन से, ट्रांसपोर्ट से, एक्साइज से, रेवेन्यू से भी, फिर भी ये अनुपात में कहीं टकराता भी नहीं है। 32,000-35,000 करोड़ की लायबिलिटी ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। अर्थशास्त्र के गणितज्ञ के तौर पर, चूंकि वित्त मंत्री इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस भरपाई को आप कैसे पूरा कर पा रहे हैं? जो लोन की बात होती है, लोन की बहुत सारी बातें होती हैं, इसको समझना जरूरी है कि जो जीएसडीपी होता है स्टेट का, उसका 3% तक लोन लेना ऑफिशियली सारे राज्यों के लिए अलाउड है। एफआरबीएम रूल के तहत सभी राज्यों को अलाउड है। और कैपिटल की अधिकाधिक व्यवस्था करने के लिए, विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, जो विकासशील प्रदेश, विकासशील देश या विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उसमें इस कैपिटल अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इतने लोन को जरूरी भी माना जाता है। अच्छा, एफआरबीएम एक्ट में 3% और ये भी कहा जा सकता है क्या कि जीएसडीपी का 25%, टोटल जीएसडीपी का टोटल लोन 25% की जो जीएसडीपी का जो डेटा है उसमें 3%
की सीमा तक हम लोन ले सकते हैं। और ये 3% की सीमा वित्तीय वर्ष जो 5 साल होते हैं किसी फिनांस कमीशन के, उसका एवरेज में 3% हमको मेंटेन करना रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस 3% की सीमा तक लोन हम हर साल जीएसडीपी का ले सकते हैं, और जीएसडीपी साल दर साल बढ़ती जाती है। तो अगर 5 लाख करोड़ जीएसडीपी है तो 15,000 करोड़ तक लोन ले सकते हो आप हर साल का। और अगर वही 10 लाख करोड़ जीएसडीपी हो गई तो 30,000 करोड़ तक आप लोन ले सकते हो। तो जैसे जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ती है तो आपके लोन लेने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और लोन लेने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो जीएसडीपी को इसीलिए हम रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके रेवेन्यू कलेक्शंस भी बढ़े, आपके लोन लेने की क्षमता भी बढ़े। और ये लोन लेकर के हम जो जितना हमारा लोन का लिमिट है, जो नियम कानून है, उसके तहत हम लोन लेकर के उस लेवल को मेंटेन करने में सफल हैं। थोड़ी देर पहले आपने गवर्नेंस और लीकेजेस का जिक्र किया था, और लीकेजेस का आशय सीधे से करप्ट प्रैक्टिस से जोड़कर देखा जाता है। करप्शन के पैरामीटर पर या जितने भी तमाम इंडिकेशन होते हैं उसमें एट पार वाली स्थिति पर छत्तीसगढ़ जा चुका था। क्या बतौर वित्त मंत्री या शायद सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्था थी, जो एलिगेशन बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी लगाती थी, वो अब खत्म हो चुकी है और करप्ट प्रैक्टिस राज्य में नहीं हो रही है, और इकोनॉमिकली गवर्नमेंट का गवर्नेंस इतना बेहतर हो चुका है कि जनता के हित में ही सरकार काम कर रही है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे पंजीयन विभाग में किस तरह से सिस्टम को पूरी तरह से रिवैम्प किया गया है, उसको आप पूरा जाकर देख सकते हैं। नवा रायपुर में पहला मॉडल ऑफिस स्टार्ट हुआ है, पूरे प्रोसेस को चेंज किया गया है, पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज किया गया है। दैट मॉडल ऑफिस केवल फर्नीचर लगा देने या कांच लगा देने या एसी लगा देने वाला मॉडल ऑफिस नहीं है, वो पूरी तरह से पेपरलेस ऑफिस है, और आपको 10 से 15 मिनट के अंदर रजिस्ट्री की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह और आपको जितने रजिस्ट्री की चीज़ें, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करना हो, सब कुछ व्हाट्सएप में आपके डिलीवर हो जाएगा, सब कुछ व्हाट्सएप पे आपके डिलीवर हो जाएगा। और ऑटो म्यूटेशन भी लागू किया गया है कि रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें वही सरकार कर सकती है जो पैसा इकट्ठा करने के मोड में ना हो। तो मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि जब पैसा इकट्ठा करने के या भ्रष्टाचार करने के लोभ से मुक्त नहीं होंगे, तब आप रिफॉर्म इस तरह के नहीं कर सकते। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जगह इस तरह के प्रयास निश्चित रूप से किए जा रहे हैं। कटिंग एज लेवल पर करप्शन को रोकने के लिए लगातार प्रयास होने चाहिए, होते रहने चाहिए, क्योंकि कौन सा व्यक्ति बीजापुर में क्या कर लिया, कौन सा व्यक्ति बालोद में क्या कर लिया, उस पर कंटिन्यूअसली ऊपर के सिस्टम को नज़र रखनी चाहिए। और आप देखे होंगे कि OWACB के माध्यम से जो ग्राउंड स्तर पर कटिंग एज लेवल करप्शन होता है, जनता से सीधा जुड़ा हुआ विषय होता है, उस पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो ये भी सुने हैं कि जी प्लीज। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले सरकार के समय जो हुआ, इसको ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कर सकते हैं आप। ऑर्गेनाइज एक संगठित भ्रष्टाचार था कि भाई कि अगर कोई चीज़ का 100 पेमेंट होना है तो उसको बुला के ही बोला जा रहा है कि हम तेरे को 300 पेमेंट कर देंगे इस चीज़ के एवज में, 200 जो अतिरिक्त पेमेंट करेंगे उसका 100 रुपया हमको देना। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड करप्शन वाज देयर इन ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स। इस तरह की चीज़ें थी। तो ऑर्गेनाइज्ड करप्शन तो पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से कदम उठाए गए हैं। उसी का परिणाम है कि जैसे एक्साइज जैसा डिपार्टमेंट में कच्चा पक्का बेचा जाता था, जो कच्चा बेचा जाता था उसका पैसा उसके एक्साइज ड्यूटी को जेब में भर लिया जाता था, और जो पक्का बेचा जाता था उसी के सरकार खजाने में जमा होता था, तो आधा ही पैसा जमा होता था। हजारों करोड़ रुपए का वो भ्रष्टाचार का केस है, जिस पर ईडी का केस भी चल रहा है। इसी तरह से राइस मिलर्स को जो सीधा 120 रुपया कर दिया गया था, उसके पहले 40-50 रुपये होता था 5-6 साल पहले, जब 2018 की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको भी कम किया गया कि इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस ना लागू हों। FL3 का सिस्टम को समाप्त किया गया। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड करप्शन होता था खुलेआम तौर पर,
उसको निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समाप्त किया गया है। जो कोल का विषय है, जुलाई 2027 में आपको पता है कि जो कोयले की जो रॉयल्टी जारी करने, पर्ची जारी करने का सिस्टम ऑनलाइन था, उसको ऑनलाइन से ऑफलाइन किया गया। आज के ज़माने में जब हर चीज़ों को गवर्नेंस की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है, ऐसा उदाहरण दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। आज के ज़माने की कोई ऑनलाइन चलते हुए अच्छे से सिस्टम को ऑफलाइन करके 25 रुपये प्रति टन की कोयले की वसूली का काम चालू किया गया। तो इस तरह की चीज़ें, संगठित अपराध थे, उसको मुख्यमंत्री जी की हमारी सरकार बनते उन्होंने विधानसभा में ऐलान किया कि ऑफलाइन सिस्टम को ऑनलाइन किया जाएगा। तो इस तरह से सिस्टमेटिक जो करप्शन था उसे रोकने की दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम तो ये भी सुनते हैं, सुर्खियाँ भी बनती हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट के खासतौर पर अधिकारियों को बुलाकर कहते हैं कि गलत काम ना होनी तो एसीबी से जांच करा दूंगा। तो एक दहशत। हाँ, निश्चित रूप से मैंने रिक्वेस्ट करके अपने डिपार्टमेंट के कई ऐसे केस आए तो उसमें रेड भी करवाए। कई केस मिल जाए आपको, सराईपाली में हुआ था। हाँ, जिसमें हमने एसीबी से खुद ही रेड करवाया, एसीबी को रिक्वेस्ट करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक विजन डॉक्यूमेंट 2047 को टारगेट पे रखते हुए आप लोगों ने तैयार किया है और गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ देश में दूसरा ऐसा राज्य है। 2047 को बहुत लंबा अरसा है, अभी बहुत लंबा वक्त बाकी है। हम पता नहीं हम किस एज पे होंगे तब, लेकिन फिर भी इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इस विजन डॉक्यूमेंट को यदि आधार माना जाए तो कौन से की फैक्टर हैं और छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट को लेकर, छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के विजन को लेकर आप लोगों ने क्या खाका खींचा है? जी आशीष जी, सबसे पहले तो विपक्ष जो आरोप लगाता रहता है कि ये 2047 की जबरन बात कर रहे हैं, ये किस तरह का आरोप लगता है। जबकि मैं आपको बोलना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकार को, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को अपना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक दूर का एक लक्ष्य निश्चित रूप से निर्धारित करना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में आप कहाँ जाना चाहते हैं। नहीं तो रोजमर्रा की ही ज़रूरतों में आप उलझ कर रह जाएंगे और भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। भविष्य की उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ, भविष्य में दुनिया भर में किस तरह के चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं, उन सबको समझ के एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, एक लॉन्ग टर्म रोड मैप किसी भी सरकार, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश के पास होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट करूं कि 2047 के अलावा इसमें मिड टर्म टारगेट के रूप में 2035 के भी हमने टारगेट निर्धारित किए। शॉर्ट टर्म टारगेट के रूप में 2030 के भी टारगेट है और शॉर्ट टर्म का अत्यधिक अल्पावधि का जो टारगेट है उसको हर बजट में एक टारगेट के रूप में देख सकते हैं। बजट भी एक साल का एक प्लानिंग होता है, एक विजन डॉक्यूमेंट होता है एक साल के लिए। तो उसको उस विजन डॉक्यूमेंट के रूप में पहला हर एक साल का एक योजना होती है बजट के रूप में। उसके बाद 2030 तक के लक्ष्य, 2035 तक की योजनाएं और 2047 तक की योजनाएं, इसको इस तरह से डिवाइड किया गया। तो हमारे प्रदेश की जनता को मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये हर तरह से उसको आगे बढ़ाने की एक स्पष्ट रोड मैप है। अनेकों बार इस देश में कहा गया कि ये लक्ष्य होना चाहिए, 21वीं सदी की बात ये वो कई बार की गई। बट नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में भारत में स्पष्ट रूप से अमृतकाल में भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने के लिए एक स्पष्ट स्ट्रैटेजी, स्पष्ट रणनीति, स्पष्ट रोड मैप के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और मैंने पहले बजट भाषण में ही कहा था कि इस विकास यात्रा में जब पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ किसी तरह से पीछे ना रह जाए। और जिस तरह से पिछले 5 साल की पिछले सरकार के समय स्थितियाँ थी वो बहुत भयावह थी, आप सब भी जानते हैं। मैं उस समय मेरे दिमाग में भी आता था, तब मुझे समझ में आता था कि आखिर विकास क्यों नहीं होता। इस तरह की जब सरकार, इस तरह की नीयत और इस तरह की पॉलिसीज होंगी तो कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था और उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो स्पष्ट रोड मैप है, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कुछ पक्षों को मैं उद्धृत करना चाहूँगा। उसमें स्पष्ट रूप से 3 थीम, 10 पिलर्स बनाए गए हैं। हमारे बहुत सारे स्ट्रेंथ हैं, उन स्ट्रेंथ के आधार पर भी कुछ पिलर्स बनाए गए हैं। हमारे कुछ वीकनेसेस हैं, प्रदेश के स्वाभाविक रूप से हर राज्य की कुछ न कुछ वीकनेस होती हैं, उसको भी मीट आउट करने के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलना चाहूँगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को हमको विकसित बनाना है अगर, तो उसका एक ग्रोथ इंजन होना बहुत ज़रूरी है। एक ग्रोथ इंजन होता है, उस ग्रोथ इंजन से हम रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं और उस जो टैक्स जनरेट होता है वहाँ पर, उससे बाकी क्षेत्रों का अच्छे से विकास हो पाता है। इस स्ट्रैटेजी के तहत, इस रणनीति के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हमारे नेतृत्व में
SCR का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं। अभी आप देख रहे हैं स्टेट कैपिटल रीजन और कैपिटल सिटी हमारी अटल नगर नवा रायपुर तो बन ही रहा है। तो एक नवा रायपुर, रायपुर, बिरगांव, आरंग, अभनपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव उसको डिफाइन किया जाएगा समय के साथ साथ। अभी उसको डिफाइन नहीं किया गया, डिफाइंड होगा वो। बट इस पूरे रीजन को मिलाकर एक ग्रोथ हब बनाना हमारे भविष्य की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और जब ये ग्रोथ इंजन बनेगा ये रीजन, और भी ग्रोथ हब बन सकते हैं। बिलासपुर का अंचल, कोरबा का अंचल, रायगढ़ का अंचल, जांजगीर का अंचल। हमने DDP का भी कॉन्सेप्ट पहले बजट में लाया था, डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट प्लान्स। तो जहाँ की जो विशेषता है उसके अनुरूप हम डेवलपमेंट को प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, तो वो तो बनेगा। लेकिन एक बड़ा ग्रोथ हब ये जो बनेगा, उससे हम सरगुजा बस्तर जैसे अंचलों का विकास कर पाएंगे। एक बड़ी रणनीति, और उस दिशा में हमारे जो बढ़ते कदम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये SCR के महत्व को आज लोग उतना महसूस नहीं कर पाएंगे, मगर ये अच्छे तरीके से आगे बढ़ गया। हमारे कार्यकाल में तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा अच्छे से। लेकिन इस तरह की चीज़ों को वास्तविक अर्थों में आगे बढ़ाना है तो 10 साल 15 साल लगते हैं। तो जनता जनार्दन ने चाहा, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलता रहा, तो SCR के कॉन्सेप्ट को आने वाले 10-15 सालों में आप देखेंगे और लगेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा स्टेप है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ हब बनाना, एरियलाइज करना। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे बस्तर और सरगुजा की जो संभावनाएं हैं उसको उस तरह से टैप आज तक नहीं किया जा सका है। और विशेषकर माओवाद एक बड़ी समस्या थी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और आदरणीय अमित शाह जी के लीडरशिप में उन्होंने डेट डिक्लेयर किया है 31 मार्च 2026 सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होगा। और अगर अमित शाह जी किसी चीज़ के लिए डेट डिक्लेयर कर रहे हैं तो स्पष्ट रणनीति, स्पष्ट योजना, स्पष्ट रोड मैप उनके पास होता है, तभी वो इस तरह के डेट डिक्लेयर करते हैं। और हमने सब ने देखा कि पिछले 1 साल में किस तरह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के फ्रंट पर बस्तर में, पूरे देश में किस तरह से चेंजेस आए। तो बस्तर में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कारण बहुत सारी समस्याएं थी, चाहे टूरिज्म को लेकर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, किसी भी तरह की चीज़ों को लेकर बहुत सारी समस्याएं थी। आज वहाँ के युवाओं को समझते हुए, वहाँ की ज़रूरत को समझते हुए, वहाँ की प्रकृति को समझते हुए, वहाँ के झरनों को समझते हुए हम होम स्टे पॉलिसी भी लेकर आए। तो एक अच्छा वहाँ का इकोनॉमिक मॉडल बने जिसमें वन उत्पादों का प्रोसेसिंग हो, जिसमें होम स्टे जैसी टूरिज्म की संभावनाओं को हम साकार करें। ढूंढमा राज जैसे गांव है जिसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 20 गांवों में शामिल किया है। वहाँ कांगेर वैली नेशनल पार्क है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में उसको एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह की संभावनाएं जो हमारी बस्तर की हैं, सरगुजा की हैं, उसको हम टैप कर सकें, उस दिशा में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपने चूंकि बस्तर का जिक्र किया, माओवाद का जिक्र किया, ठीक है, एक बात अलग है कि माओवाद, सशस्त्र माओवाद को खत्म करने का एक लक्ष्य लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या? एक आरोप भी लगता है, उस तरह की चर्चाएं भी होती हैं कि बस्तर से जब माओवाद खत्म हो जाएगा, या ये जो पूरा फ्रेमवर्क हम इस वक्त देख पा रहे हैं, ये औद्योगिक दरवाजे को खोलने की तरह है, इस तरीके का एलिगेशन भी सरकार पर लगता है। इसका काउंटर आप लोग कैसे करते हैं? जी, निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म समाप्त होगा, उसके बाद क्या? ये निश्चित रूप से सबसे बड़ा सवाल है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार का नेतृत्व हो, अमित शाह जी की सोच हो, हमारे आदरणीय संवेदनशील एक ट्राइबल मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सोच हो, बस्तर के लिए इस तरह के आरोप बिल्कुल अनर्गल हैं। मैं इतना पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप को, अमित शाह जी की लीडरशिप को, सबको देखने के बाद इतना कह सकता हूँ कि इस तरह के आरोप बिल्कुल अनर्गल हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को जो पालने वाले लोग थे, उन लोग आज इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि इससे कुल मिलाकर हमारे आदिवासी भाइयों का बहुत नुकसान हुआ। जब भी हिंसा हुई, जितनी भी हिंसा हुई, उससे बहुत नुकसान हुआ। उस बस्तर के समाज का बहुत नुकसान हुआ। और बस्तर के लिए आज मैं इतना कह सकता हूँ कि वहाँ की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर एजुकेशन सिटी बनाई गई, वहाँ पर लाइवलीहुड कॉलेज बनाया गया, वहाँ पर पोटा केबिन बनाया गया, वहाँ नन्हे परिंदे जैसी परियोजनाएं चलाई गई, वहाँ पर आज होम स्टे पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे करके
वहाँ की युवाओं को एक अच्छा रोजगार मिले, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर बेस्ड अच्छी इकोनॉमी आगे बढ़े। इस तरह की चीज़ों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की आज आवश्यकता और उस दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। बस्तर के लोगों की भावनाओं को समझते हुए, बस्तर के लोगों के डिमांड और मांग को समझते हुए उनकी इच्छाओं के अनुरूप बस्तर का विकास होगा। मैं मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ। कई तरीके के नवाचार आपने किए हैं, खासतौर पर अपने विभाग से जुड़े हुए। जन विश्वास बिल, ग्रोथ स्टेबिलिटी फंड, पेंशन फंड का भी प्रावधान आपने बजट में किया था। कितना इम्पैक्टफुल है और इसके पीछे क्या धारणा थी आपकी? जी, बहुत आपने डीप क्वेश्चन किया और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जन विश्वास बिल के आपने बारे में बात किया, सरकार जन विश्वास बिल लेकर आई, उसके पीछे सोच ये है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से वो आया है और सभी राज्यों में उन्होंने मोटिवेट किया है। तो जन विश्वास बिल जो EODB भी हम जिसको बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया को, विकास प्रक्रिया को तेज बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा मेजर है कि अनावश्यक अंग्रेजों के ज़माने के कानून या 60 से 70 में इंदिरा जी के ज़माने में या नेहरू जी के ज़माने में जो एक कम्युनिस्ट वाली सोच थी, साम्यवादी सोच थी, उसे भी अर्थव्यवस्था पर लागू कर दिया गया था। उस तरह के सोच के साथ जितने एक प्रोविजंस बनाए गए थे, या अंग्रेजों के समय गुलाम देश को ट्रीट कर रहे हैं टाइप से जो एक्ट बनाए गए थे, उस तरह के जो प्रावधान है उनको समाप्त करके, डिक्रिमिनलाइज करके, ईजी करके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को, बिजनेस प्रोसेस को आगे बढ़ाना उसका लक्ष्य है जन विश्वास बिल का। जो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड है, वो माइनिंग रेवेन्यू जो होता है वो माइनिंग के दामों पर निर्भर करता है, जो मिनरल्स के दाम होते हैं, और वे आजकल ग्लोबल हो गए हैं, पूरी दुनिया के मार्केट से इम्पैक्टेड होते हैं। तो मिनरल्स के दाम घटते बढ़ते रहते हैं। कई बार अगर मिनरल्स के दाम घट गए तो परसेंटेज में रॉयल्टी इकट्ठी होती है, तो रॉयल्टी का रेवेन्यू कम हो सकता है। इससे प्रदेश का जो पूंजीगत व्यय है, जो असली विकास के लिए, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स बोलते हैं, वो कम ना हो जाए। इसके लिए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया गया है कि किसी साल माइनिंग रेवेन्यू अगर मिनरल्स के दाम गिरने से 10% कम हो जाता है, तो इस फंड जो हम हर साल जमा करते रहेंगे, उस फंड को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, राज्य के विकास के लिए, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी खर्चा कर दिया, ऐसा नहीं है, तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए खर्च कर सकते हैं। ये राज्य के दीर्घकालिक विकास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पेंशन फंड का आपने जिक्र किया, पिछली सरकार ने NPS के जगह OPS लागू किया, लेकिन इनकी गिद्ध दृष्टि थी, वो जो पेंशन फंड जमा था राज्य सरकार का शेयर, जो पिछले 15 सालों में जो जमा किया गया था, उस 19,000 करोड़ का लगभग वैल्यू था, उस पर गिद्ध दृष्टि थी, इसलिए उसको लाया था इन्होंने। इनको कर्मचारी भाइयों से कोई लेना देना नहीं था। आज ठीक है, आज OPS लागू है, हमारी सरकार भी उसको कंटिन्यू कर रही है। तो OPS अगर लागू है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, तो आपको भी पता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पेंशन भार राज्य पर तेजी से बढ़ने लगेगा। तो भविष्य की पेंशन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पेंशन फंड बनाया गया है, और उसमें हर साल हम सैकड़ों करोड़ रुपए जमा करेंगे, और ताकि भविष्य में भी राज्य की वित्तीय स्थिरता बनी रहे, इसके लिए पेंशन फंड का एक हम लाए, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड जैसे एक लाए, जन विश्वास बिल जैसे हमारी सरकार एक लेकर आई। माइनिंग रेवेन्यू का आपने जिक्र किया, और राज्य के भीतर माइनिंग रेवेन्यू बमुश्किल 15,000 करोड़ के आसपास होगा, 15-16,000 करोड़ के आसपास। पड़ोसी राज्य उड़ीसा है, तकरीबन 40,000 करोड़ का वहाँ पर 45,000 करोड़ जी। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर कोई आपका विजन है, सरकार का विजन है कि माइनिंग से रेवेन्यू सरकार का ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन प्रकृति को ज़्यादा नुकसान भी ना हो? कोई खाका खींचा है आप लोगों ने? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास, स्वयं के पास ये विभाग है, माइनिंग का विभाग, और वो बड़े रिफॉर्म्स पर निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। उड़ीसा की जो ज़्यादातर माइनिंग्स हैं वो प्रीमियम पर ऑक्शन की हुई माइंस हैं, इसलिए इतना बड़ा रेवेन्यू उनको आता है। आने वाले समय में जितने चालू हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ही, स्वयं के पास विभाग है, वो जो भी नए माइंस आ रहे हैं उसको प्रीमियम बेस्ड, टेंडर बेस्ड ही कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में इस जो रिफॉर्म्स उन्होंने लाए उसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। चूँकि आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इसलिए एक सवाल बहुत बुनियादी तौर पर पूछना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में आपने देखा कि किस तरीके से ED, CBI, तमाम सेंट्रल एजेंसीज के निशाने पर ब्यूरोक्रेट्स आए हैं। तब की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। आज की स्थिति में राज्य के ब्यूरोक्रेट सही ट्रैक पर दौड़ें
या दौड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या है, किस तरीके की मॉनिटरिंग सरकार कर रही है, किस तरीके का अंकुश ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार लगा रही है, सुपरविजन किस तरीके का सरकार इन पर कर रही है? आप चूंकि ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इस तासीर को बेहतर ढंग से समझते भी हैं, इसलिए सवाल आपसे। जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम करे, उसके लिए लगातार वो अलग अलग तरह से मीटिंग समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। विभिन्न विभागों की समीक्षा, हर तरह की मीटिंग्स वो लगातार कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। दूसरी चीज़, जो पिछले 5 सालों की बात आप कर रहे हैं, उसमें जो भी बड़े केस बने, उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स जिसमें उस जांच के दायरे में आए या जिन पर आरोप लगे या जिनको सज़ा हुई, सज़ा तो अभी शायद किसी को नहीं हुई, जो अरेस्ट हुए या FIR हुए, तो उनमें मोस्ट क्या सभी चीज़ें पॉलिटिक्स ड्रिवन थी। तो कोई भी गलत काम किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल प्रेशर पे ब्यूरोक्रेट को नहीं करना चाहिए गलत काम, और उसका जिम्मेदारी है कि वो जो नियम कानून प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी को सामने रखे। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले जितने भी केस बने हैं वो पॉलिटिक्स ड्रिवन थे, पॉलिटिकल रिजीम द्वारा ड्रिवन थे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से सुशासन की सरकार चला रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें पॉलिटिक्स ड्रिवन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारी सरकार की ओर से कभी नहीं होगा। और उन ब्यूरोक्रेट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो पॉलिटिकल ड्रिवन में ना फंसे, और एक प्रिविलेज तो उनके पास है कि वो नियम कानून को जानते हैं, तो वो बेहतर ढंग से सजेस्ट करें सरकार को कि ये गलत है ये सही है, वैसे लोगों को क्या नसीहत आपकी तरफ से? ब्यूरोक्रेसी को इसीलिए सरदार पटेल जी ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। ये स्टील फ्रेम बना रहता है देश में, पॉलिटिकल पार्टीज तो उनकी सरकार आती जाती रहेगी, कभी भी कुछ भी होगा, लेकिन ये तो परमानेंट सिस्टम है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में इनको काम करना चाहिए। ये सरदार पटेल जी ने कहा था अपने जब सिविल सर्विस का गठन हो रहा था, ट्रेनिंग एकेडमीज खुल रहे थे, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय शुरुआती वर्षों में। तो बेसिक जिम्मेदारी होती है किसी भी ब्यूरोक्रेट की, सिविल सर्वेंट की, कि जो रूल्स रेगुलेशंस को सामने रखे और कोई भी चीज़ को, कोई भी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंसी के साथ संपन्न कराए। जुलाई 2020 में जो ऑनलाइन को ऑफलाइन किया गया, इस तरह की चीज़ें कभी करनी ही नहीं चाहिए। आखिरी 2 सवाल, चूँकि नया रायपुर का जिक्र आपने पहले ही किया था, नया रायपुर में बसाहट अब भी नहीं आई है। तमाम जो कुछ मंत्री तो चले गए हैं, कुछ यहीं रह रहे हैं, मंत्री नहीं जाएंगे, अधिकारी नहीं जाएंगे, तो बसाहट की उम्मीद भी बेमानी हो जाती है। कब तक का लक्ष्य रखा है कि नया रायपुर में, चूँकि डेवलपमेंट हो चुका है, नया रायपुर को नए तरीके से नए विज़न के साथ आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो बसाहट की कोई मियाद रखी है कि इतने वर्ष तक के भीतर इतनी बसाहट नया रायपुर में ले आई जाए? देखिए आशीष जी, किसी भी शहर को बसाना है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जॉब सबसे ज़्यादा। किसी को हम कल आदेश करेंगे कि जाओ बस जाओ, तो कोई बस नहीं जाएगा। तो जॉब सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि वहाँ पर सर्विस सेक्टर ग्रो करे, वहाँ पर वो वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में वो ग्रो करे, वहाँ पर हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में वो ग्रो करे, नवा रायपुर कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सेंटर के रूप में ग्रो करे। ये सब हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी आप देखिए वहाँ सेमीकंडक्टर का इन्वेस्टमेंट हुआ, वहाँ पे AI डेटा सेंटर का इन्वेस्टमेंट हुआ, वहाँ पर KPO BPO सेंटर IT की कुछ सर्विसेज स्टार्ट हुई, बॉम्बे हॉस्पिटल अभी आया है, सरोज हॉस्पिटल वहाँ पर आया है, रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से श्री रविशंकर जी का सेंटर के लिए लैंड अलॉटमेंट करने का काम सरकार ने, हम सब ने किया है। सत्यसाई हॉस्पिटल का जो हेल्थ स्किल सेंटर है वो आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, तो इस सब का मल्टी डायमेंशनल प्रयास ये है कि वहाँ पर जॉब्स क्रिएट हों। जब जॉब्स क्रिएट होंगे तो अपने आप लोग रहने लगेंगे, पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी ध्यान आ गया कि ठीक है, बतौर वित्त मंत्री विभागों को बजट अलॉट करते हैं, पिछली मर्तबा का याद है, पिछले बजट सेशन का याद है कि आपको मंत्रियों को चिट्ठी लिखनी पड़ी थी कि बजट आपका खर्च नहीं हुआ है, इतना बजट क्वार्टरली जो खर्च होना चाहिए, 6 महीने में खर्च होना चाहिए। फिलहाल इस फाइनेंशियल स्थिति क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन पिछली मर्तबा आपने ये चिट्ठी लिखी थी, ये मुझे ध्यान आ रहा है। मंत्री अपने विभागों में बजट वक्त पर खर्च कर दें, इस पर तो नजर आपकी होती है। देखिए क्या होता है, सरकार में 2 प्रकार के व्यय होते हैं। एक होता है राजस्व व्यय जो होता है, दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। तो जो राजस्व व्यय हैं, जो सीधा हमको वितरण करना है, वो तो बखूबी हो जाता है, लेकिन अच्छा पूंजीगत व्यय जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है,
उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है। कोई पुल बनाना है तो टाइमली उसका एस्टीमेट बनाना, टीएस बनाना, डीपीआर बनाना, विभागीय प्रशासकीय स्वीकृति लेना, वित्त विभाग से स्वीकृति लेना, फिर उसका एनआईटी बनाना, फिर उसका टेंडर करना, फिर उसके टेंडर प्रोसेस को कंप्लीट करके वर्क ऑर्डर कर ले। तो जितना हम तेज़ी से कर पाते हैं उतना राज्य का पूंजीगत व्यय ज़्यादा होता है। तो पूंजीगत व्यय को बढ़ाना निश्चित रूप से पिछली बार भी थोड़ा चैलेंज था, इस बार भी और हमको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। राजस्व व्यय तो आसानी से व्यय हो जाता है और राजस्व व्यय को ही इकोनॉमिक्स में कंस्ट्रेंट के रूप में देखा जाता है। पूंजीगत व्यय एक चैलेंज भी होता है और लेकिन राज्य के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 1 रुपये हम खर्च करते हैं तो कोई अनेक इकोनॉमिस्ट, कोई बोलता है 4 रुपये का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, कोई 2.77 का भी एक एस्टिमेशन है आरबीआई का कि 1 रुपये अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पूंजीगत व्यय होता है, तो उसका अर्थव्यवस्था पे 2.77 का इम्पैक्ट पड़ता है। ये आरबीआई की स्टडी है। तो पूंजीगत व्यय को बढ़ाना अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जरूरी होता है और सारे विभाग को हम सब मिल करके उस दिशा में तेजी से काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अभी आप दिल्ली से लौटे हैं मोबाइल कांग्रेस में शरीक होकर, कुछ सजेशंस भी आपने वहाँ दिए हैं राज्य हित के लिहाज से, कौन से महत्वपूर्ण हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा तो वहाँ पर इशू था, 2 चीज़ों का आपके इस इंटरव्यू में जिक्र करना चाहूँगा। एक मोबाइल टावर की बात, तो मोबाइल टावर के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जो टावर निधि है उसके माध्यम से सैंक्शन किए जाते हैं। उसमें 1600 टावर हमारे छत्तीसगढ़ को मिले हैं भारत सरकार की ओर से। उनका काम तेज़ी से चल रहा है। बट मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे बस्तर जैसे क्षेत्र हैं, सरगुजा जैसे क्षेत्र हैं, तो मैदानी जो भी हिस्से के इंटीरियर गाँव हैं, उन सब तक मोबाइल टावर पहुँचने में बहुत सारी दिक्कतें हैं और प्राइवेट ऑपरेटर कभी लगाते नहीं, क्योंकि उनको जब तक 2000-3000 मोबाइल होल्डर्स नहीं मिलते तब तक उनके लिए टावर लगाना वायबल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को रिक्वेस्ट किया, वहाँ पर बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखी कि जो हमारा बस्तर क्षेत्र है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ रहा है और ये लड़ाई केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं कर रहा है, पूरे देश के लिए कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, पूरे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो ये पूरी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं पूरे देश के लिए। 44% हमारे छत्तीसगढ़ के जो जंगल हैं उससे जो ऑक्सीजन निकलता है, केवल छत्तीसगढ़ के लोग ऑक्सीजन को नहीं लेते, पूरे देश के, पूरी धरती के लोग लेते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों में कंट्रीब्यूट करने वाले जो हमारे बस्तर के क्षेत्र हैं, सरगुजा के क्षेत्र हैं, मैदानी भागों के जो इंटीरियर गाँव हैं, उन सब में मोबाइल टावर के लिए रूल बदले जाएँ। मैंने ये कहा, छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में हम चूँकि एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इसलिए नॉर्मल सॉल्यूशन से हमको एड्रेस ना करें, नॉर्मल स्कीम से हमको एड्रेस ना करें। जो पीएमजीएसवाई का नॉर्म्स है, 250 की आबादी वाले गांव तक टावर लगा दे भारत सरकार, या 100 की आबादी वाला जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र है वहाँ 100 की आबादी वाला जो गाँव है वहाँ तक टावर लगाए, जो सड़क पहुँचाने के लिए पीएमजीएसवाई का आज का नॉर्म्स है। तो जब भारत सरकार वहाँ तक सड़क पहुँचा रही है, आज की तारीख में सड़क पहुंचाना जितना जरूरी है, आप भी स्वीकार करेंगे कि उससे जरा भी कम जरूरी टावर लगाना नहीं है, उतना ही जरूरी है। तो इसलिए वो लगा दे। धरती आबा के अंतर्गत, जनमन के अंतर्गत या सेपरेट स्कीम डिजाइन करके, मैंने कहा है। दूसरा, मैंने डेटा सेंटर के लिए विभिन्न राज्यों को उस फोरम पर रिक्वेस्ट किया, अपील की, हमारे छत्तीसगढ़ आइए, आप अपना डेटा सेंटर भी हमारे छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पावर पर्याप्त मात्रा में है। छत्तीसगढ़ में ये सिस्मिक जोन नहीं है, भूकंप रोधी क्षेत्र है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत अच्छी है। किसी मेट्रो से आप 90 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो इन सब परिस्थितियों के कारण मैंने रिक्वेस्ट किया और अरुणाचल प्रदेश का तो तुरंत वहाँ पे वो कम्युनिकेट भी कर रहे थे, आने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। तो इन सब विषयों को बहुत मजबूती के साथ रखा। चलिए, आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबे समय बाद इस तरीके से खुलकर बातचीत हो पाई है, आगे भी बातचीत होती रहेगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। जय जोहार।